छोटा सा कमरा, गुप अंधेरा, एक ही चारपाई जिस पर मैं बेबसी से लेटी आंसू बहा रही थी। न जाने ये कैसी अंधेर नगरी थी, कैसा जुल्म था और क्यों था। जिस गांव से मैं ताल्लुक रखती थी वहाँ एक अजीब सी रस्म थी। गांव में जब भी किसी लड़की की शादी होने लगती तो उसकी पाकदामनी देखने के लिए उसे कुएं के पास लाया जाता और उस लड़की से पानी का ढोल निकलवाया जाता। अगर पानी मिट्टी वाला आता तो सब समझते कि लड़की बदकिरदार है, उससे कोई शादी तक न करता जब तक वो लड़की 7 दिन तक अंधेरे कमरे में ना गुजारती। और अगर ढोल में पानी साफ सुथरा नजर आता तो समझ जाते कि लड़की पाकीज़ा है, उसकी शादी धूमधाम से होती। बचपन से मैं इस रस्म को होते देख रही थी। एक सुनसान सी जगह पर वो कुआं बना हुआ था। उसके करीब बस एक ही कमरा था जहां उस लड़की को रहना पड़ता, जो कुएं के गंदे पानी की वजह से वहां कैद हो जाती। 7 दिन का खाना पीने की तमाम अशिया वहां रख दी जाती। मैंने होश संभाला। पहली बार मेरे घर में मेरी फूफी की बारी में पानी मैला और मिट्टी वाला निकला। सबने पहले तो मेरी फूफो को खूब लानत मलामत की, बदकिरदारी का इल्जाम लगाया। वो बेचारी रोती रही कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन किसी ने उसकी एक नहीं सुनी। सबको उस कुएं के पानी पर यकीन था। कहते थे कि ये कुआं पाक है, पाक औरत के बारे में सच बता देता है। मुझे ये बात आज तक समझ नहीं आई थी, लेकिन मेरी फूफो को उस कमरे में बंद कर दिया गया और बाहर से ताला लगा दिया गया कि इन 7 दिनों में वो पाक हो जाएगी। वहाँ एक जायनमाज रखा जाता कि 7 दिनों में वो अल्लाह से अपने गुनाह की तौबा करे ताकि उसकी बदकिरदारी माफ हो जाए और उसका दामन पाक हो। 7 दिन बाद जब मेरी फूफो कमरे से बाहर निकली तो उनकी रंगत पीली पड़ चुकी थी। नकाहत की वजह से वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी, मगर चुप थी। एक लफ्ज भी उनकी जुबान पर नहीं था। इन्हें दोबारा कुएं के पास लाया गया, पानी का ढोल भरवाया गया। पानी इस बार साफ था। फिर उनकी शादी की तारीख रख दी गई, मगर शादी से चंद माह पहले वो मर गई थी। मरते वक्त इनका चेहरा बिल्कुल नीला सा था। सब कह रहे थे कि इसने जहर खा लिया है। मैं उस वक्त 10 साल की थी। मुझे अपनी फूफो से बहुत मोहब्बत थी। उनके मरने पर मैं बहुत रोई थी और आज मेरे साथ भी वही होने जा रहा था। मुझे नहीं पता था कि पानी मैला क्यों आया था, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानती थी कि मैं बाकिरदार हूँ। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। पूरा कमरा बंद था, एक खिड़की तक वहाँ मौजूद नहीं थी कि दिन की रोशनी का गुजर भी होता। बस एक पंखा चल रहा था। रात का अंधेरा शायद छा चुका होगा। सुनसान सी जगह, कुछ दूर जंगल बेआबां का सिलसिला शुरू हो जाता है, जहाँ कोई जंगली जानवर ही आकर दरवाजा तोड़कर मुझ पर हमला न कर दे। इस सोच ने मेरे दिल को दहला कर रख दिया। मैं चारपाई से उठकर बैठ गई। फिर मुझे फूफो का चेहरा आंखों में घूमने लगा। क्या सुर्ख सफेद हुआ करती थी। अगर कोई एक बार उन्हें देख लेता तो नजर पलटना भूल जाता, मगर इस कमरे में 7 दिन के बाद जब वो बाहर निकली थी तो पीली रंगत और उनका वजूद कमजोर सा हो चुका था। इस कमरे का दरवाजा लोहे का मजबूत दरवाजा था, जिसे खोलना एक कमजोर सी औरत के बस की बात नहीं थी। मैंने खाने की टोकरी से कपड़ा हटाया तो सिवाय फल के और कुछ भी नहीं था। मुझे ख्याल आने लगा शायद फूफो की कमजोरी की वजह खुराक की कमी थी। फिर ये ख्याल मेरी जान लेने लगा कि क्या मैं भी इन 7 दिनों में ऐसी ही हो जाऊंगी। कमरे में न पंखे का कोई बटन मौजूद था, न ही कोई बल्ब लगाया गया था। मैंने पूरे कमरे का जायजा लिया। ठीक से कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। मैं बेबसी से दोबारा चारपाई पर बैठ गई। अभी कुछ देर ही गुजरी थी कि मुझे वहां बैठे कुछ आहटों की आवाज आने लगी। मेरी खौफ के मारे रूह फना होने लगी। बाहर अब जंगली कुत्ते के भौंकने की आवाजें आ रही थीं। उस पर सितम ये हुआ, बादलों की गरज चमक भी शुरू हो गई। बिजली की रोशनी तो कमरे में नहीं आ सकी, मगर बादल जब जोर से गरजता तो मुझे लगता मेरा दिल उसकी आवाज से भर जाएगा। तेज बारिश की आवाज सुनकर मेरा जब तब जवाब देने लगा था। मैं रोने लगी थी। मुझे फिर से फूफो याद आने लगी। यकीनन वो भी इसी खौफ की वजह से और अकेलेपन की वजह से डरती रह गई होंगी। मैंने सोचा रोना तो कोई हल नहीं है, मैं अपने रब के हुजूर दुआ कर लूं तो शायद मेरी मदद ही हो जाए। मैं वॉशरूम में चली गई। अभी वजू कर ही रही थी कि वॉशरूम के अंदर से खिड़की खुली। मुझे ताज्जुब हुआ कि जब कमरे में कोई खिड़की मौजूद ही नहीं थी तो वॉशरूम में खिड़की कैसे हो सकती है। लेकिन जैसे मैंने उस खिड़की से बाहर आने वाले ज्वाले को देखा तो मेरी रूह ही फना हो गई। मेरे वालिद एक किसान थे, लेकिन मुझे पढ़ने का शौक था। 10वीं जमात तक मैंने अपने गांव के गर्ल्स स्कूल से
इम्तियाजी नंबर से पास की थी। अब्बा नहीं चाहते थे कि मैं आगे तालीम हासिल करूं, मगर मेरा शौक तो जुनून की शक्ल इख्तियार कर गया था। पहले पहल तो मैंने अब्बा को प्यार से मनाना चाहा। जब वो नहीं माने तो मैं उनसे नाराज हो गई, फिर खाना पीना तक छोड़ दिया। मुझे मजीद तालीम हासिल करना थी, मगर अब्बा को ये खौफ था। इन्होंने सुन रखा था कि लड़कियां ज्यादा पढ़ लिख जाएं तो अपनी मनमानी करने लगती हैं, माँ बाप से बहस करती हैं। इसलिए मुझे आगे 3 जारी रखने की इजाज़त इस शर्त पर मिली कि मैं शादी वहीं करूंगी जहां मेरे अब्बा चाहेंगे। मुझे सिर्फ तालीम हासिल करने का शौक था, इसलिए मैंने अब्बा की शर्त को बाखुशी कबूल कर लिया। गांव में चूंकि कोई कॉलेज नहीं था, इसलिए शहर के हॉस्टल में रहती थी। 15 दिन बाद गांव आती थी। 14 जमातें पास करते ही जैसे ही गांव लौटी, अब्बा ने मेरी शादी का फैसला आनन फानन कर दिया। कहने लगे, निम्रा 1 हफ्ते बाद तुम्हारी शादी है। मैंने अपना वादा निभाया है, तुम्हें तालीम दिलवाकर अब अपना वादा तुम निभाओ। शादी के मामले में तुम कोई सवाल नहीं पूछोगी। मेरी जुबान को पहले ही ताला लगा दिया गया, इसलिए मैं चुप सी हो गई। वो कौन था, कैसा था जिससे मेरी किस्मत को जोड़ा गया था? मुझे कुछ भी पूछने का इख्तियार नहीं था, इसलिए मैंने चुप साध ली थी। फिर मेरे दिल में पहले से ऐसा कोई जज्बा किसी के लिए ना था, इसलिए अब्बा ने जो पसंद की थी मुझे दिल से कबूल थी। मैं जानती थी मेरे मुंह से निकला एक भी लफ्ज मेरे खानदान की चमकोइयों का सबब बन जाएगा कि बेटी ने 4 जमातें क्या पढ़ी। वालिदैन के सामने जुबान चलाने लगी, इसलिए मैंने कुछ नहीं बोला। मगर अब्बा की हालत देखकर मुझे कुछ तशवीश सी होने लगी। वो घबराई से हुए थे, मुझे देखकर आंखों में नमी ले आते। जब मैं उन्हें देखती अपनी आंखें रगड़ने लगते, बार बार मेरे सर पर हाथ रखकर कहते, अल्लाह तुझे बुरे नसीबों से बचाए। कभी भी इख्तियार मुझे अपने साथ लगा लेते। शायद मैं 2 भाइयों के बाद हुई थी, मेरे बाद कोई और बेटी नहीं थी, इसलिए बहुत ज्यादा उदास हो रहे थे। जैसे जैसे मेरी शादी के दिन करीब आने लगे, मेरे अब्बा की बदहवासी और बढ़ने लगी। वजह क्या थी मैं नहीं जानती थी, मगर शादी से 2 दिन पहले मेरी अम्मा मेरे कमरे में आई। जो सवाल इन्होंने मुझसे पूछा मैं सुनकर शशतर सी रह गई। अम्मा कहने लगी, निम्रा कल तुम्हें पाक कुएं में ले जाना है। देख तो 4 साल शहर के हॉस्टल में रही है, कॉलेज में पढ़ती रही है, मुझे बता दे कहीं अपने बाप की इज्जत का जनाजा तो नहीं निकाल दिया। कल सबके सामने तेरी पाकदामनी का इम्तिहान है, अगर कुछ भी गलत हुआ तो तेरे अब्बा तो जीते जी मर जाएंगे। ये कहकर अम्मा रोने लगी। मैंने कहा, अम्मा ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो नकाब में रहती थी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया कि अब्बा की इज्जत पर हर्फ आ जाए। मेरी माँ मेरी बात पर कुछ मुतमईन सी हो गई थी। 14 जमातें पढ़ने के बाद भी इस कुएं की कहानी मेरी समझ से बाहर थी। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक कुएं से किसी लड़की के किरदार का अंदाजा लगाया जा सके? अगर आमतौर पर यह कहा जाए तो कुएं के पानी का मैला होना एक आम सी बात है। मिट्टी की वजह से पानी ऐसा हो सकता है। कभी मिट्टी की सतह बिल्कुल पानी की तह में बैठ जाए तो पानी साफ होता है, फिर उससे किसी लड़की के बदकिरदार और आला किरदार होने का अंदाजा कैसे लगाया जा सकता है? बहरहाल मैं मुतमईन थी, क्योंकि अपने किरदार की पाकिज़गी को मुझसे बेहतर कौन जान सकता था। मगर मेरे होश उस वक्त उड़े जब कुएं के मटियाले रंग के पानी ने मुझे पाक दामन होते हुए भी बदकिरदार होने का लाइसेंस दे दिया। मैं बुरी तरह से दंग रह गई थी। मैं बदहवास हो गई थी, क्योंकि मैंने सबसे कहा कि ये कुआं झूठा है। मैंने ऐसा भी कुछ नहीं किया जो मेरे माँ बाप की जिल्लत का सबब बने। अगर आप लोगों को यकीन नहीं तो बेशक मेरा मेडिकल चेकअप करवा कर देख लें। अब तो तरक्की हो चुकी है। खुदारा इस बेबुनियाद सी रस्म पर यकीन करके बेबुनियाद लड़कियों को इस इंसान वीराने में बंद न किया जाए। मगर मेरी किसी ने एक न सुनी। अब्बा तो किसी बेजान मुजस्समे की तरह यूं बैठ गए जैसे मैंने सचमुच कोई गुनाह किया हो। मुझ पर लोगों ने बहुत तोहमतें लगाई। अब्बा से मेरे बारे में कहने लगे, देख ले कमाल, तुझे कहा भी था बेटी को शहर पढ़ने न भेज देना। कैसी खाक उड़ाई है तेरी बेटी ने तेरे सर पर। मैं अब्बा के सामने बैठकर रोती रही, बिलबिलाती रही कि अब्बा मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। बेशक मेरा मेडिकल चेकअप करवा लिया जाए। मगर सब लोगों को उस कुएं की सच्चाई पर यकीन था जिसके झूठे होने की मैं कसम खा सकती थी। भला अपने किरदार के बारे में मुझसे बेहतर और कौन जान सकता था। मुझे कमरे में बंद कर दिया गया। वॉशरूम की खिड़की पर एक मर्दाना हाथ देखकर मेरी रूह फना हो गई थी। मैं जल्दी से वॉशरूम से बाहर निकल गई, वॉशरूम का दरवाजा बंद करके कुंडी लगा दी। फिर सोचने लगी कि ये क्या मौजा था। एक सुनसान बियाबान जगह पर एक वाहिद कमरा ही था, आगे पीछे भी कोई नहीं था। फिर जब कमरे में कोई खिड़की मौजूद न थी,
बज़ाहिर देखने पर वॉशरूम में भी कोई खिड़की नजर नहीं आती थी। फिर ये खिड़की कहाँ से आ गई और एक मर्दाना हाथ। कुछ ही देर में जब वॉशरूम के अंदर फिर दरवाजे पर दस्तक हुई तो मेरा कलेजा यूं था कि फट जाएगा। मैं इस कदर खौफजदा थी जैसे खौफ के मारे ही मर जाऊंगी। वॉशरूम का दरवाजा भी लोहे का था। बहुत जोर से धड़धड़ाया गया, मगर मैं खौफ के मारे एक कोने में छुपकर बैठी रही। दरवाजा नहीं खोला, मुझे किसी की आवाज सुनाई नहीं दी गई, बस दरवाजा ही खटखटाता रहा। फिर कुछ देर बाद खामोशी हो गई। न जाने रोते रोते कब आंख लग गई। सुबह उठकर जब मुझे रात का ख्याल आता तो मुझे डर लगने लगता। पूरा दिन मैंने खौफ की हालत में गुजारा था। भूख से जब मैं बेहाल होने लगी तो मैंने कमरे में मौजूद फल खाने शुरू कर दिए। रात को फिर से दरवाजा बजने लगा, मगर मैंने दरवाजा नहीं खोला। उससे अगली सुबह मैं ये सोच चुकी थी कि वॉशरूम का अच्छे से जायजा लूंगी। मैंने दिन में वॉशरूम का जायजा लिया जहां से खिड़की खुली थी। वो दिन में देखने में दीवार जैसी ही थी। जब मैंने हाथ फेरा तो वो सिर्फ देखने में दीवार जैसी थी, मगर वो जगह लकड़ी की बनी हुई थी। मैंने उसे बाहर की जानिब धकेलना शुरू किया। कुछ जोर लगाने पर वो खिड़की खुल गई। मैंने अंदर झांक कर देखा तो एक पतली सी बंद गली थी जिसकी छत बंद थी और गली में भी अंधेरा सा था। मुझे खौफ महसूस हो रहा था, मगर मैं उस खिड़की के जरिए से उस गली में उतर गई। मुझे उम्मीद सी हुई कि शायद मैं यहाँ से निकल सकूं। वो गली इतनी तंग थी कि सिर्फ 2 अफराद बमुश्किल गुजर सकते थे। मैं डरते डरते आगे बढ़ने लगी। जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी उस गली में रोशनी सी होने लगी। गली की छत पर गोल गोल सुराख मौजूद थे जिनसे सूरज की रोशनी अंदर दाखिल हो रही थी। मैं चली जा रही थी। सामने एक दीवार थी जिससे रास्ता बंद हो चुका था। चल चल कर मैं थक चुकी थी। काफी लंबा रास्ता था। सामने दीवार देखकर मेरा जी चाहा फूट फूट कर रो दूं। मेरी सारी मेहनत रायगां गई, मगर जैसे ही मेरी नजर ऊपर की जानिब उठी मेरा दिल खुशी से झूम उठा था। ऊपर एक लोहे का चकोर सा ढक्कन था। जैसे अमूमन सड़कों पर गटर का बना होता है, वहाँ मोटे से पाइप भी मौजूद थे। मैं पाइप के ऊपर चढ़कर खड़ी हो गई और वो लोहे का ढक्कन बाहर की जानिब धकेला। जब मैं बाहर निकली तो सामने जो शख्स नजर आया उसे देखकर तो मैं दंग सी रह गई, क्योंकि वो तो हमारे गांव का चौधरी बहुत रहमदिल शख्स था। वो लोगों की मदद करता रहता, यहाँ तक के गांव के घरों में जाकर जरूरतमंदों की चुपचाप पैसे पकड़ाकर मदद करता। किसी लड़की की शादी होती तो वो खर्चा अपने जिम्मे ले लेता। कहता ये सब मेरी बेटियां हैं, इसलिए गांव की कोई भी लड़की उससे पर्दा नहीं करती थी, क्योंकि वो हमारे बाप की उम्र से भी बड़ा था। फिर हमारे सरों पर बाप की तरह प्यार देता था। पूरे गांव में उसकी बहुत इज्जत थी। लोग उसे माई बाप मानने लगे थे। उनके बड़े से महल में मैं कई बार जा चुकी थी। उनकी बेटी मेरी हम जमात थी, मेरे साथ ही हॉस्टल में रहती थी, लेकिन वो अमीर थी इसलिए हॉस्टल में उसका कमरा उसके मयार के मुताबिक था। मैं गरीब किसान की बेटी थी इसलिए एक छोटे से मुनासिब किराए के कमरे में रहती। मगर उस लड़की में गुरूर नाम का नहीं था। जब भी मुझे गांव जाना होता तब भी वो अपनी गाड़ी में बैठकर गांव जाने लगती तो मुझसे कहती, निम्रा मेरे साथ ही चलो, गांव पहुंचकर मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा दूंगी। लेकिन मैं मना कर देती कि मुझे अब्बा लेने आएंगे, उसके साथ जाऊंगी। मेरी बात सुनकर चौधरी साहब कहते कि बेटा तुम मेरे साथ चलो, मैं कमाल से कह दूंगा कि तुम मेरे साथ आई हो। वो अपनी गाड़ी में ड्राइवर के साथ खुद अपनी बेटी को लेने आते। मैं उनकी गाड़ी में बैठ जाती। वो मुझे घर तक छोड़ते और मेरे वालिद को कहते कि ये मेरे साथ आई है। मेरे अब्बा उनका शुक्रिया अदा करते नहीं थकते थे। कई बार पढ़ाई के सिलसिले में मैं अपने अब्बा के साथ उस चौधरी साहब के महल में भी गई थी। उनकी बेटी मेरी हम जमात थी तो अक्सर कभी मुझे पूछना होता मैं अब्बा के साथ चली जाती। लेकिन वो लोहे का ढक्कन उठाकर उनके महल का पिछला हिस्सा देखकर मेरा दिल खुशी से बाग बाग हुआ था। मैं अपने मसीहा के पास पहुंच गई थी। यकीनन वो मेरी मदद जरूर करेंगे, जिस कदर वो नरमखोर खुशगफ्तार थे। मेरी बात को समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कि मैं भागकर उस अगले हिस्से में जाती, एकदम मेरे पैर वहीं जम गए। मेरे दिमाग ने मुझे बर वक्त रोका कि अगर यही मेरे मसीहा हैं तो इस कमरे का रास्ता उनके घर तक कैसे पहुंच रहा है, जिस कमरे को एक सुनसान सी जगह बनाया गया। वहाँ पिछले हिस्से में बाग सा बना हुआ था। ऊंचे ऊंचे दरख्त लगे हुए थे। मैं वहाँ मौजूद दरख्तों की आड़ में छुप गई। मेरी छठी हिस्स ने मुझे खतरे की घंटी सुनाई थी। रात तक वहीं बैठी रही। रात के जब अंधेरा हो गया तो वही चौधरी साहिब अपने 2 मुलाजमीन के साथ उस लोहे के ढक्कन के पास खड़ा था।
اس کا چہرہ ہر قسم کی نرمی سے عاری تھا۔ اپنے ایک ملازم سے کہنے لگا، اگر آج وہ لڑکی دروازہ نہ کھولے تو دروازہ توڑ دینا۔ یہ سن کر میرے ہوش ہی اڑ گئے۔ انسانی روپ میں وہ کسی درندے سے کم نہیں تھا۔ میرا دل اب گھبرا رہا تھا۔ مجھے کمرے میں نہ پا کر وہ سمجھ جائے گا کہ میں اس کے گھر پر ہوں۔ اگر اس نے مجھے ڈھونڈ لیا تو وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ مجھے جلد از جلد گھر سے نکلنا تھا، مگر کیسے؟ وہ چودھری یہ کہہ کر جا چکا تھا۔ میں درخت پر چڑھ کر دوسری جانب بنا سوچے سمجھے کود گئی۔ دوسری جانب نرم گیلی مٹی کا ڈھیر تھا، اس لیے مجھے چوٹ نہیں آئی۔ میں اندھا دھند بھاگ رہی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرا انجام کیا ہوگا، مگر مجھے بس اپنی عزت بچانی تھی۔ گاؤں والوں کے سامنے اس پاک کنویں کا اصل پول کھولنا تھا جسے لوگوں کے عقائد غلط جانے پختہ ہو رہے تھے۔ میری پھپھو کے ساتھ کیا کچھ بیت چکا تھا، اب یہ بھید مجھ پر کھل گیا تھا۔ وہ کیوں مر گئی تھی؟ یقیناً زہر کھا کر اپنی جان اسی لیے دیتی ہوگی۔ میں نے بھی اپنی پھپھو کا رنگ روپ چرایا تھا۔ میں بے حد خوبصورت تھی۔ میرے دل میں اس چودھری کا بہت احترام تھا، باپ جیسا احترام کرتی تھی، اس لیے اس کی غلیظ ارادوں کی بھنک بھی مجھ پر نہ پڑ سکی۔ یہ سارا کھیل اسی چودھری کا رچایا ہوا تھا۔ وہ پانی کے کنویں سے بھولے بھالے گاؤں والوں کو بیوقوف بناتا، جو دن میں گاؤں کے لوگوں کے سامنے ان کا ہمدرد بن کر ان کے گھروں میں جاتا تاکہ ان کی لڑکیوں کو دیکھ سکے۔ ان میں سے جو اچھی لگتی وہ اسے کنویں کے ذریعے بدکار ثابت کر کے کمرے میں بند کر کے اسے اپنے غلیظ ارادے پورے کرتا۔ مجھے نہیں معلوم تھا میں جس جانب بھاگ رہی ہوں اس کی منزل کیا ہے، وہ کہاں جا کر ختم ہوگا، لیکن میں بھاگ بھاگ کر ہانپنے لگی تھی۔ اچانک سے ایک جیپ کی روشنی میری آنکھوں میں پڑی، میری آنکھیں چندھیا سی گئیں۔ میں بھاگ بھاگ کر نڈھال ہونے لگی تھی۔ وہ جیپ جب میرے سامنے رکی، میں گر کر ہوش کی دنیا سے غافل ہو چکی تھی۔ جب میں ہوش میں آئی، ایک ہاسپٹل میں تھی۔ جو شخص میرے سامنے کھڑا تھا اسے دیکھ کر میری خوف کے مارے جان نکل گئی۔ میں زاروں قطار رو رہی تھی، میری ہچکی بند گئی تھی، میری ساری کوشش بیکار ہو چکی تھی۔ سامنے اسی چودھری کا نوجوان بیٹا موجود تھا، وہی مجھے ہاسپٹل لایا تھا۔ میں اس کی جیپ سے ٹکراتے ہوئے بچی۔ مجھے پتا تھا میں جس اذیت سے بچ کر بھاگی تھی اسی میں جا کر پھنس جاؤں گی۔ نوجوان میرے پاس آیا تو میں سہم کر پیچھے ہٹ گئی۔ مجھ سے کہنے لگا، کون ہو تم؟ وہ مجھے پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں کئی بار اس کی بہن کے پاس جا چکی تھی، سرسری سا تو وہ مجھے دیکھ چکا ہی تھا۔ مجھے یہ خوف ہوا کہیں وہ مجھے پہچان نہ لے، اس لیے میں نے دوپٹے سے اپنا چہرہ چھپا لیا۔ مگر میری بری قسمت کہ وہ مجھے پہچان چکا تھا۔ وہ مجھ سے میرے بھاگنے اور رونے کی وجہ پوچھنے لگا۔ میں اسے کیا بتاتی؟ اگر سچ بتا بھی دیتی تب بھی میری بات پر وہ کبھی یقین نہیں کرتا۔ وہ تو اسی کا بیٹا تھا، بھلا میری بات سن کر اپنے باپ کو غلط کیوں سمجھتا؟ وہ مجھ سے کہنے لگا، اگر میں نے سچ نہیں بتایا تو وہ مجھے پولیس کے حوالے کر دے گا۔ میں پہلے ہی ڈری سہمی ہوئی تھی، اس کی بات سن کر اور بھی بدحواس ہو گئی۔ میں نے سوچا موت تو ویسے بھی میری چاروں طرف منڈلا رہی ہے، بہتر ہے سچ کہہ کر مر جاؤں۔ میرے ذہن میں آنے لگا پھپھو نے بھی اسی لیے زہر کھایا ہوگا، کیونکہ جانتی تھی خلاصی کی کوئی راہ نہیں ہے۔ میں نے اس نوجوان کو ساری سچائی بتا دی۔ اپنے باپ کا نام سن کر اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس نے مجھے بازو سے پکڑا، کھینچتے ہوئے ہاسپٹل سے باہر اپنی گاڑی میں لے جا کر بٹھا دیا۔ میں جان گئی تھی کہ سب مجھے مرنے سے پہلے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں بچا سکتا۔ وہ بڑی تیزی سے گاڑی چلاتے ہوئے مجھے گاؤں لے کر جا رہا تھا۔ میں اس کی منت سماجت کرنے لگی کہ میری جان بخشی کر دے، مگر گاڑی جہاں کھڑی ہوئی تھی وہ دیکھ کر میری جان فنا ہو چکی تھی۔ کچھ ہی دیر میں چودھری کو پولیس پکڑ کر لے جا چکی تھی۔ اس کنویں کی حقیقت سارا گاؤں جان گیا تھا۔ مجھ پر یہ راز اس دن کھلا کہ چودھری کا بیٹا پولیس میں ہے۔ جب اس کی گاڑی پولیس اسٹیشن کے سامنے کھڑی ہوئی مجھے لگا وہ پولیس کے حوالے مجھے کر دے گا، اپنے باپ پر جھوٹا الزام لگانے کا جرم مجھ پر ثابت کر دے گا۔ مگر جب اس کی ہمراہی میں پولیس اسٹیشن کے اندر داخل ہوئی، بہت سے پولیس اہلکار اسے سلیوٹ مارنے لگے، سر کہنے لگے۔ وہ مجھے اپنے آفس میں لے گیا، سارا بیان تحریری طور پر لکھوایا، پھر مجھ سے کہنے لگا، اگر تم سچی ہو تو میں تمہارا ساتھ ضرور دوں گا۔ میں نے کہا، تم اپنے باپ کے خلاف کیسے چل سکتے ہو؟ کہنے لگا، وہ میرا سگا باپ نہیں ہے، میری ماں نے اس سے زبردستی شادی کروائی تھی۔ میرے سگے باپ سے میری ماں کو زبردستی طلاق دلوا کر اس نے میری ماں سے نکاح کیا تھا، کیونکہ میری ماں بہت خوبصورت تھی۔ اس وقت میں چھوٹا تھا اس لیے کچھ نہیں کر سکا۔ یہ شخص خوبصورت عورت کو دیکھ کر پاگل ہو جاتا ہے۔
میں پہلے ہی ایسے کسی موقع کی تلاش میں تھا کہ اسے بے نقاب کر سکوں۔ کمرے کا راز بھی کھل چکا تھا، میں آزاد تھی، باعزت اپنے باپ کے گھر پر موجود تھی۔ میں نے ہمت نہیں ہاری، خود کو حالات کے حوالے نہیں کیا، اپنی عزت بچانے کی کوشش میں وہ سب کیا جو مجھ سے ہو سکا۔ اس لیے اللہ نے میری ہر قدم پر حفاظت بھی کی۔ میری وجہ سے آج ایک رسم ٹوٹی تھی، اب ایک کسی لڑکی کے کردار پر کنویں کے پانی سے گواہی نہیں لی جاتی۔ میں بہت خوش تھی، میرے ابا مجھ پر فخر کرنے لگے، سر اٹھا کر چلنے لگے، کہتے دیکھو میری نمرا کنویں کی سچائی کو جان گئی۔ بہت سے لوگوں نے اپنی بیٹیوں کو تعلیم دلوانے کا فیصلہ مجھے دیکھ کر کیا، یہ میری خوش نصیبی تھی۔